तो देखो आगे इनर प्रोडक्ट स्पेस में कल बताया था स्वार्ज इनइक्वालिटी है ना। स्वार्ज इनइक्वालिटी के बाद एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी हमेशा आता रहता है ये क्वेश्चन। ये है इफ़ वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस वी इफ बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स in x in which an inner product is denoted defined by किस प्रकार से इनर प्रोडक्ट डिफाइंड है। यहाँ पे P और Q का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 से 1 Px QX ये होगा dx वेयर P Px और Q इज इक्वल टू QX belong in V. Then for Px is equal to x minus 2 x प्लस है x प्लस 2 और QX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। फाइंड नंबर फर्स्ट P और Q का इनर प्रोडक्ट, नंबर सेकंड नॉर्म ऑफ P, नंबर थर्ड नॉर्म ऑफ Q, नंबर 4 ये निकालना है एंगल बिटवीन P एंड Q, एंगल बिटवीन P एंड Q, एंगल बिटवीन P एंड Q। तो नंबर फर्स्ट का सलूशन देखो, P और Q का इनर प्रोडक्ट है। तो P और Q का इनर प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइंड है, 0 से 1 Px और ये क्या है QX है, ये dx, ठीक है। इफ V एफ बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन x इन विच एन इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाई P और Q में इनर प्रोडक्ट का साइन लगाते हैं तो इसकी मीनिंग ये है यहाँ 0 से इन्फिनिटी Px QS dx समाकलन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P की वैल्यू दी गई है, P को PS और Q इज इक्वल टू QS। P का पूरा नाम PS है, पॉलिनोमियल है, Q का पूरा नाम QS है, ये V के मेंबर हैं। और PS इज इक्वल टू S माइनस 2 है, S प्लस 2 है, QS इज इक्वल टू S स्क्वायर माइनस 2S माइनस 3। तो फाइंड P और Q का इनर प्रोडक्ट निकालना है, P का नॉर्म निकालना है, Q का नॉर्म निकालना है, एंगल बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच का कोण निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q का इनर प्रोडक्ट निकालते हैं पहले, ये पहले नंबर का सलूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 से 1 PS QS, अब PS की वैल्यू आपको पता है ये S माइनस 2 और QS की वैल्यू ये पता है, ये रख के गुना करके इंटीग्रेशन कर दोगे, ठीक है। तो आपको P और Q का इनर प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 PS के स्थान पे क्या लिख देंगे, S माइनस 2, S प्लस 2 है ना, x प्लस 2 है,
एक्स प्लस टू, हाँ यह शुरुआत है एस प्लस टू, और क्यू एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3, ये होगा डी एस। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका जानते हो आप, जीरो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, एस क्यूब 2x स्क्वायर और 3x है, ठीक है, और 2x स्क्वायर 2 2 जा 4x 2 3 जा 6 है, ये ds। और इसको क्या करोगे 0 से 1, ये होगा s का क्यूब, स्क्वायर वाले पदों को इकट्ठा करो, ये कट गया देखो इससे, -3s और -7s हो गया, -6 ये क्या होगा ds। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन क्या होगा, s की पावर 4/4 7x स्क्वायर अपॉन 2, और ये 6x, लिमिट क्या रखोगे 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लिखोगे तो 1 की पावर 4/4 7 और 1 का स्क्वायर अपॉन 2 और 6 × 1, ये अपर लिमिट। लोअर लिमिट रखोगे तो पूरा जीरो, तो ये क्या होगा 1/4, ये 7/2 और ये 6 है, और इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 4 2 और 1 का एलसीएम होगा 4, ठीक है, तो 1 -7 2 जा 14 और 6 6 चौको 24 होगा, और 24 से 14 38, 38 से निकल गया 37, 37/4 -37/4 आ गया, ये पी और क्यू का इनर प्रोडक्ट। तो आपको पहला आंसर मिल गया, पी और क्यू का इनर प्रोडक्ट जो था वो किसकी वैल्यू इसके बराबर, किसके -37/4 के बराबर आ गया। पहले का आंसर ये है, पहले का आंसर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं -37/4, ये -37/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ठीक है ना, लिख लेते ना। अब देखो आगे दूसरा पार्ट निकालते हैं। दूसरा है नॉर्म ऑफ पी, नॉर्म ऑफ पी, दूसरा पार्ट निकालते हैं। कहाँ पे देयर फोर, हाँ देन फॉर, ये है, ठीक है। तो देखो इसको दूसरा क्या निकालना है, नॉर्म ऑफ पी है ना, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा नॉर्म ऑफ पी। तो नॉर्म ऑफ पी का मतलब तो समझते हो ना, नॉर्म ऑफ पी का मतलब क्या होता है, इसको नॉर्म बोलते हैं, मैं इसको पढ़ रही थी अभी, कल इसको पढ़ रहे थे तो डबल मार्ट पढ़ रहे थे नॉर्म ऑफ। अब तो नॉर्म ऑफ पी निकालने के लिए नॉर्म ऑफ पी स्क्वायर बराबर, ये जानते हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ पी पी। सर उसको क्या बोलते हैं, ये जो इनर प्रोडक्ट उसको बोलते हैं, हाँ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्म ऑफ पी का स्क्वायर ये आ गया, पी पी का इनर प्रोडक्ट, और पी पी का इनर प्रोडक्ट। देखो पी और क्यू का इनर प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइंड है, पी और क्यू का गुणा कर दो और फिर 0 से 1 लिमिट लगा दो। तो जब पी और पी दोनों है तो पी पी का गुणा करोगे और लिमिट 0 से 1 लगाओगे। तो यहाँ पी पी का मल्टीप्लाई करोगे ना 0 से 1, और ये पी एक्स पी एस डी एस करोगे, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या होगा 0 से 1, पी एस की वैल्यू आपको पता है, देखो यहाँ s प्लस टू 2 बार लिख दोगे, s प्लस टू, और ये क्या होगा डी एस। अब ये 0 से 1 s प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये डी एस। अब क्या लिखोगे 0 से 1 s प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 0 से 1
एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4, ये हो गया ds, ये होगा s क्यूब अपान 3, ये होगा 4s स्क्वायर अपान 2 प्लस 4s, लिमिट क्या लिखेंगे 0 से 1, 2 1 जा 2 2 जा, ये होगा s क्यूब अपान 3 2x स्क्वायर प्लस 4x है, और ये 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 का क्यूब अपान 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, ये अपर लिमिट हुआ। लोअर लिमिट रखोगे तो पूरा 0, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे देखो, इधर का मिटा दें आप, कभी नहीं लिख पाई, यहाँ से चलो ऊपर वाले तक मिटा दीजिए। चलो हम लाइन खींच देते हैं, सीमा रेखा हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो ये क्या होगा, तो ये क्या लिख दोगे 1/3, ये होगा 2 प्लस ये 4, 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 है, तो 1/3 और 6 जोड़ दो तो क्या होगा 6 18 को 19/3, 19/3। तो किसकी वैल्यू आई है देखो, नॉर्म ऑफ पी के स्क्वायर की वैल्यू है, अभी ये किसकी वैल्यू है, नॉर्म ऑफ पी के स्क्वायर की वैल्यू है 19/3। तो नॉर्म ऑफ पी क्या होगा, नॉर्म ऑफ पी क्या होगा अंडर रूट 19/3, ये। तो दूसरा पार्ट का आंसर ये आएगा। हमको निकालना था नॉर्म ऑफ पी, तो हम नॉर्म ऑफ पी का स्क्वायर निकाल लिए, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिए, तो नॉर्म ऑफ पी मिल गया। निकालना क्या था आपको, नॉर्म ऑफ पी, तो नॉर्म ऑफ पी स्क्वायर किए तो हमको रूट नहीं लगाना पड़ा, वैसे नॉर्म ऑफ पी का मान अंडर रूट ना होता है, पी का इनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ पी का स्क्वायर बराबर पी का इनर प्रोडक्ट, और पी का इनर प्रोडक्ट इस प्रकार से डिफाइंड है 0 से 1 पी एस की वैल्यू रख के इसको इंटीग्रेशन कर दिए, ठीक है। इंटीग्रेशन करने के बाद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दिए, ठीक है। उच्च सीमा ये है, निम्न सीमा 0 है, एस के स्थान पे 0 रखो तो सब 0 हो जाएगा। तो नॉर्म ऑफ पी के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 19/3, तो नॉर्म ऑफ पी बराबर रूट ऑफ 19/3, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, नॉर्म ऑफ क्यू, नॉर्म ऑफ क्यू, इधर वाला मिटा दीजिए। इधर वाला मिटा देना। नॉर्म ऑफ क्यू तो नॉर्म ऑफ क्यू निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, नॉर्म ऑफ क्यू का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो देखो आगे, हाँ बढ़िया लगता है, हाँ और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगता, ठीक है। अब देखो नॉर्म ऑफ है, तीसरा नॉर्म ऑफ क्यू का स्क्वायर, तो नॉर्म ऑफ क्यू का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे क्यू का इनर प्रोडक्ट, क्यू का इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्यू का इनर प्रोडक्ट किस प्रकार से डिफाइंड है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 क्यू एक्स, ये होगा ds। तो 0 से 1 और QS की वैल्यू आपको पता है, क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है तो तभी ना हम दोनों पक्षों का वर्गमूल किए हैं यहाँ। हाँ मतलब वहाँ पे आप लिखे हैं इसलिए। देखो यहाँ पे हम स्क्वायर लगाए ना हैं, तो आंसर नॉर्म ऑफ क्यू के स्क्वायर का निकालेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो नॉर्म ऑफ क्यू आ जाएगा। इसमें भी तो ऐसे किए नहीं, देखें ध्यान ना दे पाए होगे, नॉर्म ऑफ पी का मान निकालना था, पर हम निकाले किसका, नॉर्म ऑफ पी के स्क्वायर का मान निकाले, फिर वर्गमूल ले लिए दोनों पक्षों का, नॉर्म ऑफ पी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बार बार रूट लगाते रहे इंटीग्रेशन के ऊपर, ठीक है, इससे स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए ताकि रूट ना लगाना पड़े, क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्म ऑफ पी का मान ये आया होता है वैसे ओरिजिनल, अंडर रूट इनर प्रोडक्ट ऑफ पी का इनर प्रोडक्ट ये होता है, तो हम स्क्वायर कर दिए ताकि हमको रूट ना लगाना पड़े बार बार, ये हो गया पी का इनर प्रोडक्ट। अब आपको वैल्यू किसकी पता है क्वेश्चन में, पी के इनर प्रोडक्ट की वैल्यू पता ना है, रूट वाले की वैल्यू पता नहीं था, रूट हमको बार बार लगाना पड़ेगा यहाँ, इसलिए स्क्वायरिंग की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में लास्ट में वर्गमूल ले लेंगे। क्यू एस की वैल्यू रखते हैं, क्यू एस की जो वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3, और फिर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2s माइनस 3, ये ds, ठीक है। ये क्या होगा 0 से 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो s की पावर 4, ये होगा 2s क्यूब 3x स्क्वायर, ये होगा
4x², 4 3 जा, अरे क्या किए, ये हो गया ना, s² का गुणा सबके साथ कर दिया तो ये आ गया, s² के स्क्वायर के इसकी पावर 4 माइनस 2s³ और -3s²। अब ये 2s का करते हैं तो -2s³ और 2 2 जा 4x², और ये क्या होगा 2 3 जा 6x। ठीक है, अब -3 का गुणा करते हैं तो -3x², 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9, ये होगा ds। इसको क्या लिखेंगे, 0 से 1 s की पावर 4, ये -4s³। अब देखो स्क्वायर वाले टर्म को देखते हैं तो क्या है, 4s², 3s² तो -6x², तो -2x²। अब फिर क्या करेंगे, 6x और 6x तो 12x है, और ये क्या होगा 9, और ये होगा dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो s की पावर 5/5, 4s की पावर 4/4, 2s³/3, 12x²/2, 9x है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट लगा दिए 0 से 1। ठीक है, जानते हो ना s की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला था, s की पावर n ds जब रहता है तो s की पावर n+1/n+1 हो जाता। और इतनी बड़ी 11वीं में हमसे यही तो नहीं बना प्रबंध, 12वीं में था ये। हाँ, तो इसमें सिंपल इंटीग्रेशन है, वो स्पेशल टाइप वाला थोड़ी है, एक तो फार्मूला भर जानते हो, 10वीं वालों को भी समझाया जा सकता है ये। अच्छा ये वाला। हाँ, तो s की पावर 4 है ना, तो क्या किए, 4 + 1/4 + 1, तो x² 5/5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे s की पावर 3 है तो क्या करेंगे, s की पावर 3 + 1/3 + 1, तो s की पावर 4/4 हो गया। यहाँ s की पावर 2 है तो s की पावर 2 + 1/2 + 1, तो s की पावर 3/3 हो गया। s की पावर यहाँ 1 है तो 1 + 1/1 + 1, तो s²/2 हो गया। और यहाँ 9 है, और यहाँ 9, तो 9 इसका मतलब यहाँ 1 है, 9 का इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हुआ, 9 को बाहर निकालिए और 1 ds, 1 के स्थान पे क्या लिख दो, s की पावर 0 ds। अब यहाँ पे 9 s की पावर 0 + 1/0 + 1, तो क्या हुआ 9x, 9 का 9x। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये इससे कट गया। अब यहाँ पे 2 6 जा 12 है। ठीक है, तो क्या आ गया, s की पावर 5/5, और ये s की पावर 4 -2s³/3, और ये होगा 6x² + 9x, और लिमिट क्या हुआ 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब करेंगे, s के स्थान पे पहले क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, फिर माइनस लगा के s के स्थान पे 0 लिखोगे, तो s के स्थान पे 0 तो सब में ना x है, तो लोअर लिमिट तो सब 0 हो जाएगी। पहले s के स्थान पे अपर लिमिट रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 रख दो जहाँ जहाँ x है, और फिर माइनस लगा के s के स्थान पे लोअर लिमिट रखते हैं 0, तो 0 रखने सब 0 हो जाएगा, सब में x है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं आगे, इधर का मिटा दें, तो देखो यहाँ पे इसको s के स्थान पे 1 लिखे देते हैं, तो 1 की पावर 5/5, तो 1/5, 1 2 × 1 का क्यूब /3, 6 × 1 का स्क्वायर + 9 × 1, ये अपर लिमिट हो गई। और लोअर लिमिट s के स्थान पे 0 रखना था ना, तो क्या होगा 0 की पावर 5/5, 0 की पावर 4, 2 0 की पावर 3/3, 6 0 का स्क्वायर, 9 × 0, तो सब 0। तो ये क्या आएगा 1/5 -1 का क्यूब करोगे तो 1 रहेगा, तो 2/3, ये 6 और +9, ये आगे तो सब 0। अब 6 और 9 6 15 से 1 निकल गया, 14 + 1/5 -2/3, इसके नीचे 1 लिखो, एलसीएम लो,
एलसीएम क्या आएगा 15, ठीक है। 15 में 5 का भाग, 15 में 1 का भाग तो 15, 15 का गुना 14 के साथ, 15 तो हम 150, 15 चौको 60, 150 और 60 210, 210। 15 में 5 का भाग 5 त्याई तो 3, 15 में 3 का भाग तो 5 दूना 10, ठीक है। 113 में से 10 निकल गया तो 203, 10 210, 110 213 ना होगा, 213 से 10 निकला तो 203 बटे 15। ये किसकी वैल्यू आ गई, Q और Q, नॉर्म ऑफ Q के स्क्वायर की वैल्यू आई 203 बटे 15। तो नॉर्म ऑफ Q की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 203 बटे 15। नॉर्म ऑफ Q की वैल्यू 203 बटे 15। नॉर्म ऑफ Q की वैल्यू 203, रूट में 203 बटे 15। ठीक है ना। अब देखो तीसरा, चौथा भाग, P और Q के बीच का कोण निकालना। आप लोग जब बारहवीं क्लास पढ़े थे, सुनो, आप लोग ये बारहवीं क्लास जब पढ़े थे तो बारहवीं क्लास में कास थीटा का एक सूत्र होता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। ये कास थीटा बराबर सूत्र था, लगता है सदिश निकल गया था लोगों के ज़माने में, सदिश में था, ठीक है, चैप्टर 10 में, ठीक है। तो दो सदिश के बीच का कोण निकालने का ये फार्मूला, ठीक है। कास थीटा बराबर ए डॉट बी अपान ए का मापांक बी का मापांक, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ नॉर्म से जोड़ करके फार्मूला ये होता है, देखो, कास थीटा बराबर पी और क्यू का इनर प्रोडक्ट अपान पी का नॉर्म और क्यू का नॉर्म। वहाँ ए और बी के डॉट था, यहाँ इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कास थीटा का क्या फार्मूला होता है, कास थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे पी और क्यू का इनर प्रोडक्ट अपान नॉर्म ऑफ पी और नॉर्म ऑफ क्यू। वही उसी जैसे फार्मूला दिख रहा है कि नहीं, वहाँ मॉड था और यहाँ नॉर्म है, और यहाँ पी और ए और बी का डॉट था, तो यहाँ पी और क्यू का इनर प्रोडक्ट है, फार्मूला वही है। वहाँ ए और बी क्या थे, वेक्टर थे, और यहाँ पी और क्यू भी क्या है, वेक्टर हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस के मेंबर हैं, और वेक्टर स्पेस के मेंबर को हम वेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। और फील्ड के मेंबर को स्केलर कहते हैं, अदिश, ठीक है। तो देखो चौथा भाग, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन P and Q, then we know that cos theta is equal to P और Q का इनर प्रोडक्ट अपान नॉर्म ऑफ P और नॉर्म ऑफ Q, ठीक है। P और Q का इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ P और नॉर्म ऑफ Q, ठीक है। अब तो cos थीटा इज इक्वल टू P और Q का इनर प्रोडक्ट। P और Q का इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, उसी क्वेश्चन के हिसाब से लेंगे ना। हाँ, तो P और Q का इनर प्रोडक्ट तो निकाल ही चुके थे ना। हाँ। क्या आया था शुरुआत में, -37/4, हाँ। -37/4 आया था। नॉर्म ऑफ P की वैल्यू क्या आई थी, रूट 19/3, हाँ, रूट 19 बटे, रूट नहीं था, अच्छा बाद में रूट होगा, हाँ, और इसमें क्या था 203, 200/3 बटे 15, ये था। वर्गमूल निकालना था वहाँ पर। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, -37/4, और इसको क्या लिखेंगे, रूट 19/√3
रूट 203, 203 बटे रूट 15। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 37 बटे 4। अब इसको क्या कर सकते हैं भागे रूट 19 बटे रूट 3, रूट 203 बटे रूट 15, तो -37 बटे 4 गुणे करेंगे तो रूट 3 बटे रूट 19, रूट 15 बटे रूट 203। ठीक है, वहाँ पे अलग अलग कर दिए हैं तो इसमें नहीं ये भागे ये अलग कर दिए ना, ये वाला बटे के लिए भागे के चिन्ह का उपयोग कर दिए। अब जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो उल्टा ना होता है। अब 203 किसी से कटेगा 3 से? क्या नहीं कटेगा। किसी से कटता है कुछ? 37 का पहाड़ा पढ़ो, 37 त्याई क्या होता है? 101। 203 तो 37 के पहाड़ा में भी नहीं आएगा। तो इसको लिख क्या सकते हो आप? देखो ऊपर लिख देते हैं, cos थीटा बराबर माइनस 37 है ही, ये रूट 3 रूट 15 को इकट्ठा कर लेते हैं तो 3 गुणे 15 को 3 गुणे 5 कर सकते हैं अपान, ये क्या होगा 4, और रूट में क्या लिख देंगे ये 19 अगुणे 203, 203। इसका देखो पेयर बन रहा है 3 का, तो cos हाँ -37 गुणे 3 रूट ऑफ 5 बटे 4। 203 का गुणनखंड होगा क्या? 203 का गुणनखंड हम्म 203 का गुणनखंड 203 क्या किसी से कटता है? तो अंडर रूट में क्या लिख दो गुणा करके 3857 ये हुआ। तो थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर 37 का गुणा 3 के साथ कर दो, 37 त्याई 101 और रूट 5 बटे 4 और रूट 3857। अब थीटा बराबर निकालना है तो cos इनवर्स कर दो, -101 रूट 111 क्या 111 30 3 90 हाँ 111 लिख लो। 111 रूट 5 अपान 4, 111 रूट 5 अपान ये क्या होगा 3857। तो ये होगा कोण। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। इसका नाम सुना है। समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुजी सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़े थे जो सदिश में 11वीं क्लास में, और अब ये समांतर चतुर्भुज नियम पढ़े थे सदिश में, तो वही वाला नियम यहाँ देखो। देखो ये हो गया सर। हाँ ये पूरा हो गया, 4 चीज़ निकालना था, चारों चीज़ निकाल दिए। अब यहाँ कोण इस प्रकार का नहीं प्राप्त होगा कि 60 अंश 30 अंश 15 अंश आ जाए, उटपटांगे ऐसे आएगा। बस निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। लिख लिए था ना। अब लिखते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज नियम। क्या कहते हैं इसको? समांतर चतुर्भुज नियम हिंदी में।
तो देखो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, सुनो, इसको बिठा दें अब। GRAM, ग्राम, ग्राम एकदम प्योर ग्राम। ठीक है, तो स्टेटमेंट इसका देखो, स्टेटमेंट कथन एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहेगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन ए इनर प्रोडक्ट स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, इनर प्रोडक्ट स्पेस VF, देन प्रूव दैट आपको प्रूव क्या करना है कि नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और 2 इंटू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और 2 इंटू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग जो 9th क्लास में समांतर चतुर्भुज नियम पढ़े थे उसकी थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या था, और उसी को फिर हम यहाँ जोड़ के दिखाएंगे। 9th क्लास से जोड़ते हैं BSc फाइनल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो PQABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कहते किसे हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण बराबर ना हों। ठीक है, आमने सामने की साइड क्या हो, इक्वल हों, ये साइड इस साइड के इक्वल हो, और थोड़ा चाहे बढ़ा दो नहीं तो रोम्बस दिखेगा यहाँ पे। ये ABCD ऐसे ये समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखो, ये आप 9th क्लास में ये पढ़े थे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर होता है क्या, 2AC का स्क्वायर और 2BD का स्क्वायर, 2DB का स्क्वायर या DB का स्क्वायर। ये है समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है, चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल दोनों विकर्णों के क्या होगा, दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये होता है AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर। ठीक है, दोनों विकर्णों के वर्गों का योगफल चारों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। चारों भुजाओं के वर्गों का योगफल दोनों विकर्णों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज नियम है। तो इसमें हम प्रूव करेंगे क्या, इसका मान निकाल लें, इसका मान निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, देखो अल्फ़ा, पहले हम किसका मान निकाल लें, इसका, फिर इसका मान निकाल लें, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का इनर प्रोडक्ट, यही ना। नॉर्म ऑफ P लिखे ना थे पहले, नॉर्म ऑफ P इज इक्वल टू क्या लिखे थे, नॉर्म ऑफ P का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ P स्क्वायर बराबर होता है P ऑफ P का इनर प्रोडक्ट, P ऑफ P का इनर प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा प्लस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का ये इनर प्रोडक्ट हुआ। अब क्या करेंगे, देखो इसको अल्फ़ा प्लस बीटा के इनर प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट, बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, बीटा बीटा का इनर प्रोडक्ट। तो लिखते हैं पहले अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, फिर प्लस अल्फ़ा और बीटा का इनर प्रोडक्ट, फिर क्या लिखेंगे, बीटा और अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, फिर क्या लिखेंगे, बीटा और बीटा का इनर प्रोडक्ट। और अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट क्या होता है, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर, और इसको लिख दो अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट, ये बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, किसको,
इसके साथ आगे कुछ हो ही नहीं सकता, आगे दोनों को जोड़ो, हमको ये ना प्रूव करना है, तो आगे ये कट जाएंगे, ये भी वाला माइनस में आएगा तो अगले स्टेप में, तो कट जाएंगे जोड़ेंगे दोनों को तो, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर, इसको निकालते हैं अब, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा अल्फ़ा माइनस बीटा कामा अल्फ़ा माइनस बीटा का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या करें, देखो अल्फ़ा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, अल्फ़ा अल्फ़ा का, फिर अल्फ़ा बीटा का, फिर बीटा अल्फ़ा का, फिर बीटा बीटा का। तो पहले क्या करें, अल्फ़ा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट, माइनस बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, प्लस बीटा बीटा का इनर प्रोडक्ट, बीटा बीटा का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर क्या होगा, ये अल्फ़ा बीटा इधर उतार दो, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट, बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट, प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड, अल्फ़ा माइनस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करें हम, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जोड़ दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर नॉर्म ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर दो बार ना है, तो क्या होगा 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर और 2 इंटू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा का स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, प्रूफ तो हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इसमें लिखा, थोड़ा एक लाइन और जोड़ लेना इसी प्रूफ के बाद, लिखा है इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, इसकी ज्यामिति व्याख्या कीजिए। इसी को इंटरप्रेट PRET द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, कहाँ पे क्वेश्चन के बाद, हाँ, इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, परिणाम की ज्यामिति व्याख्या कीजिए, परिणाम की ज्यामिति व्याख्या कीजिए, परिणाम की ज्यामिति व्याख्या कीजिए। हिंदी में बोलते हैं इसको इंटरप्रेट द रिजल्ट ज्योमेट्रिकली, परिणाम की ज्यामिति व्याख्या कीजिए। देखो आप लोग जब 12वीं क्लास में पढ़ते थे तो ये पढ़े थे, सुनो इतना लिख लें यहाँ तक, प्रूफ तक नहीं लिख पाए। परिणाम की ज्यामिति व्याख्या, आप देखो सुनो, आप लोग जब 10वीं क्लास पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे 12वीं क्लास, तो सदिश में ये पढ़ाया गया था कि दो सदिश OA और AB इस प्रकार हों, एक है ये वेक्टर A और ये है एक वेक्टर B, ठीक है। तो दो वेक्टर OA और वेक्टर AB में किस प्रकार है, ये वेक्टर A का ये प्रारंभिक बिंदु, ये वेक्टर A का अंतिम बिंदु है, ये वेक्टर AB क्या है, इसका प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B है। तो पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो वेक्टर फाइंड होता है वे कहलाता है दिए गए दो वेक्टर का योग, A प्लस B। क्या बोला अभी हमें, क्या बोला, दो सदिश A और B इस प्रकार हों कि पहले सदिश, यहाँ पे जैसे कोई वेक्टर है AB, ठीक है, तो वेक्टर AB बोल रहे हैं तो इसका प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ वेक्टर OA जब बोलते हैं तो इसका प्रारंभिक बिंदु A है, O अंतिम बिंदु A है, और दूसरा वेक्टर AB है तो इसका प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B है। तो दो वेक्टर OA और AB इस प्रकार हों कि पहले वेक्टर का अंतिम बिंदु और दूसरे वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही स्थान पर हो,
तब पहले वेक्टर के प्रारंभिक बिंदु और दूसरे वेक्टर के अंतिम बिंदु को मिलाने से जो वेक्टर मिलता है वे दिए गए दोनों सदिशों का योग कहलाता है। इसे कहते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का त्रिभुज नियम कहते हैं। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है? ये ट्रायंगल लॉ ऑफ, अभी भी क्या ये क्वेश्चन अभी भी है मतलब 10th में? 10th में नहीं है, 12th में है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये हुआ। अब देखो यहाँ पे सुन लो, ये जैसे मान लो पी क्यू है, ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर इज, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर होगा। क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू क्या होगा? सर क्यू आर प्लस आर पी इज इक्वल टू पी क्यू या फिर क्यू पी? नो, पी क्यू। हाँ, जैसे देखो क्यू पी क्रम से देखने का, जैसे मान लो ऐसे लिखा है ए बी सी, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए ना बोलना क्रम से, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी ए ना बोलना, उल्टा बोलना। हाँ ए सी, जैसे मान लो क्रम से बोलते हो ना, ए बी बोल दिए बी सी बोल दिए, तो सी ए नहीं बोलना है। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कोई कहे बी सी और सी ए इज इक्वल टू ए बी, नहीं बी ए। ठीक है, सी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी, नहीं सी बी। हाँ हाँ, क्रम से नहीं बोलना है, दो को तो क्रम को, दो तो लाइन को क्रम, क्रम से नहीं उल्टा बोलना है। पहले और दूसरे को क्रम से बोलना है, जैसे ए बी और बी सी, तो सी ए नहीं ए सी, बी सी और सी ए तो ए बी नहीं बी ए। ठीक है, पी क्यू आर है तो पी क्यू प्लस क्यू आर, तो आर पी नहीं पी आर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, जैसे ए बी और बी सी, तो ए सी नहीं ए सी, ए बी और बी सी इज इक्वल टू सी ए नहीं ए सी, ये डायगोनल हो गया। तो ये इसको हम वेक्टर अल्फा कह लिए और इसको वेक्टर बीटा, तो ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये वेक्टर हुआ, ये पहला वेक्टर ए बी और बी सी, तो ये हो गया ए सी। ठीक है, अब देखो डी बी यदि निकालना है, डी बी तो डी बी दूसरा डी डायगोनल है डी बी, तो डी बी इज इक्वल टू होगा क्या? डी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी डी, नहीं डी बी। क्या बोलेंगे यहाँ पे? देखो डी ए और प्लस ए बी, डी ए और प्लस ए बी इज इक्वल टू डी बी, नहीं सर डीबी नहीं डीबी होगा। हाँ, डी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी डी, नहीं डी बी होगा। तो यहाँ पे देखो, जब हम बोल रहे हैं कि डी ए, तो जब डी ए बोल रहे हैं तो बी सी का उल्टा है कि नहीं है डायरेक्शन? ये बी सी की डायरेक्शन और ये डी बी की डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों की लेंथ सेम है। तो ये बीटा है तो माइनस बीटा ये होगा। क्या होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड ना है। जब पैरेललोग्राम के दोनों की लेंथ तो सेम होगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ हम क्या बोल रहे हैं? डी ए बोल रहे हैं, यहाँ क्या है? बी सी, तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर की ओर और इसकी इधर से इधर की ओर, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ये बीटा है तो ये बीटा नहीं होगा, माइनस बीटा होगा। तो सर ऊपर वाला माइनस अल्फा होगा। ऊपर वाला यदि आप ये अल्फा ए डी है तो जब यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी डी सी की तो अल्फा लिखेंगे, और सी डी बोलोगे तो माइनस अल्फा लिखाना पड़ेगा। पर हमसे मतलब क्या है? डायगोनल से ना हमको प्रूव ये करना है अल्फा प्लस बीटा का नाम का स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा। तो हम डी बी डायगोनल को दिखाना ये चाहते हैं कि अल्फा माइनस बीटा है। तो कैसे है अल्फा माइनस बीटा? देखो इसको जब मिला दोगे तो क्या आएगा? डी बी प्लस ए बी, तो ए बी तो डायरेक्शन से सेम आ रही है उसमें, तो ए बी तो अल्फा पहले से पता है आपको, पर डी बी डी ए का पता नहीं है। डी बी इज इक्वल टू क्या होगा? सी बी। डी बी इज इक्वल टू क्या होगा? सी बी। और सी बी को लिखेंगे बी सी तो माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो सी बी को लिखेंगे बी सी तो माइनस बी सी, और माइनस और बी सी तक बीटा पता है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? जब हम लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से तो क्या होगा? डी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू होगा डी बी। तो ये डी बी होगा क्या? इन दोनों वेक्टर का सम। तो ये वाला वेक्टर माइनस बीटा है, ये वाला वेक्टर अल्फा है, तो डी बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? माइनस बीटा प्लस अल्फा। इसी को लिख सकते हैं क्या? अल्फा माइनस बीटा। ठीक है,
तो आ तो गया। अब यहाँ पे अपोजिट साइड सेम ना होती हैं, ये साइड की लेंथ इसके बराबर है, ये साइड की लेंथ इसके बराबर है, ठीक है। तो जब ये इसके बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, दो बार ना है ये, तो नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। तो एक नॉर्म ऑफ अल्फा के नॉर्म ऑफ अल्फा के स्थान पे क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर, और दूसरे नॉर्म ऑफ अल्फा के स्थान पे लिख देंगे डी सी का स्क्वायर। फिर यहाँ लिखेंगे नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर धन नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर, तो एक नॉर्म ऑफ बीटा के स्थान पे लिख देंगे बी सी का स्क्वायर, और एक नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर के स्थान पे लिख देंगे ए डी का स्क्वायर। तो वही नहीं आ जाएगा जो बताए थे यहाँ, चारों भुजाओं का योग और विकर्णों का योग। ये तो आप जानते हो कि ये ए सी विकर्ण है और ये बी डी है, डी बी ए सी है या ये डी बी है, तो ये विकर्णों के वर्गों का योग और यहाँ संगत भुजाओं के वर्गों का योगफल। यही तो 9वीं क्लास में भी पढ़े थे आप। सर अब बहुत डिफरेंट हो गया है पहले के मुझसे। जो पहले वाला है थोड़ा सा एक लाइन लिखे देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए सी, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी है क्या, अल्फा, और ये क्या है, बीटा, इज इक्वल टू ए सी क्या हो गया, वेक्टर ए सी, ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे क्या, डी बी वेक्टर बराबर, तो यहाँ पे लिखोगे डी ए और प्लस ए बी इज इक्वल टू होगा डी बी बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो डी ए को क्या लिख सकते हो आप, डी ए को लिख सकते हो सी बी प्लस क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू होगा डी बी। अब देखो सी बी को हम लिखना चाहते हैं माइनस बी सी, बी सी लिखो तो माइनस बी सी लिखना पड़ेगा, और ये ए बी आपको पता है अल्फा, और ये डी बी लिख दो। अब यहाँ पे देखो क्या है, सी बी बी सी तो पता है ना है बीटा, तो माइनस बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू डी बी, और ये क्या हो जाएगा, इसी को कह सकते हो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। तो आ रहा है देखो, ये क्या है, वेक्टर ए सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये क्या है, वेक्टर डी बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 इंटू वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 2 इंटू वेक्टर बी सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या है, इसी को तो हम कहते हैं लेंथ, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और 2 इंटू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। इसकी व्याख्या हो गई, ज्यामिति व्याख्या। ये डायग्राम बनाए रहना, ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसकी डायरेक्शन भी लिखना है, ये इसकी ऐसे, इसकी ये, और यहाँ पे इसकी ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये अल्फा है, तो ये भी 2bc का स्क्वायर, 2bc का स्क्वायर के बाद कुछ नहीं है, ऐसे। ठीक है, इनर प्रोडक्ट की अच्छे से तैयारी करके आना। अगले संडे को फिर से टेस्ट लेंगे, इस संडे आप लोगों को माफ़ करते हैं, और अगले संडे यदि नहीं आओगे तो फिर मंडे से पढ़ने भी ना आना। सर कल 20 लोग की गैदरिंग थी मेरे घर में। क्या थी? सत्संग था। सत्संग, पीस ऑफ माइंड, हाँ। ब्रह्मा कुमारी वाला? नहीं ऐसा कुछ है नहीं, बस घर में थोड़ा बब्बा हमारे। हाँ,
उनके 10-20 दोस्त आते हैं। हाँ होगा, ऐसे कुछ में क्या चलते रहता है, पर अपने अपने काम को मत भूला करो, ठीक है। नमस्ते। क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बामन संडे आते हैं, कुछ लोग बामन संडे में 2 भी नहीं आते, क्योंकि कहते हैं ये काम पड़ गया था, ये काम पड़ गया था। तो क्या उनको काम थोड़ी नहीं पड़ता जो बामन में बामन आते हैं। वही मध्य प्रदेश में 7वां स्थान, मध्य प्रदेश में 3रा स्थान वे लाते हैं। सब काम किनारे हैं, काम तो सबके यहाँ रहता है। हम क्या नहीं कह सकते कि संडे हम खाली नहीं रहते, हमको यूट्यूब में वीडियो बनाना रहता है तो हम नहीं टेस्ट ले सकते। फिर पटरी किसकी है सर? होगी किसी की।